हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट किया था डबल इंटीग्रेशन। और डबल इंटीग्रेशन के अंदर हमने कुछ टाइप्स देखी थी, स्पेशल पर्टिकुलर टाइप्स थी, एग्जांपल्स भी किए थे। तो लास्ट जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था पोलर फॉर्म के बारे में था। इसमें क्या होता है कि आपको डबल इंटीग्रेशन निकालना हो कोई रीजन के ऊपर, कोई आर रीजन दिया जाएगा आपको, एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। तो पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन से हम इसको कन्वर्ट करके, जैसे हम पोलर फॉर्म में कैसे लेके जाते हैं कार्टेशियन से, एक्स को हम वहाँ आर कोस थीटा और वाई को हम आर साइन थीटा पुट करते हैं। लेकिन ये बेनिफिट तब होगा जब आपका ये जो एफ एक्स वाई है, ये आपने ध्यान रखना है कि जो एफ एक्स वाई है ये आपका जी ऑफ एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर हो। जब एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर वाली टर्म्स प्रेजेंट हो इंटीग्रेशन के अंदर तो हमें पोलर फॉर्म का काफी बेनिफिट हो जाता है। तो उस केस में हमें आर और थीटा के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो सबसे पहले जो आपके ओल्ड वेरिएबल थे वो मैंने आपको बताए थे कि यहाँ पे जो डी एक्स डी वाई है ये ओल्ड वेरिएबल है और हम पोलर फॉर्म में लेके जा रहे हैं तो न्यू वेरिएबल आर और थीटा आ जाएंगे। ठीक है। तो जब आप इसको चेंज कर दोगे तो ये जो है वो आपका आर डी थीटा बन जाता है। और आर ये आपका जेकोबियन था जब हम ओल्ड वेरिएबल से न्यू वेरिएबल के ऊपर जा रहे थे। ठीक है जी। तो यहाँ कन्वर्ट करते टाइम जेकोबियन का काफी इंपॉर्टेंस है। तो जेकोबियन आपको इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है और क्वेश्चंस के अंदर तो यूज होगा ही होगा। ठीक है। इसके बाद ये जो आपका इंटीग्रेशन है ये कंप्लीट पहुंच जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स की जगह आर कोस थीटा एंड वाई की जगह आर साइन थीटा। और साथ में आर मल्टीप्लाई मत करना भूलना, आर डी थीटा। और यहां आपको जैसे रेडियस क्या पता 0 टू ए हो और एंगल जो है वो 0 से 2 पाई मैक्सिमम हो सकता है क्योंकि एक सर्कल है उसके अंदर मैक्सिमम कंप्लीट जो रोटेशन है वो 0 टू पाई होगा। बाद में आपको ये जो लिमिट है ये क्या पता फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछा हो, क्या पता सर्कल के मतलब एक्स पॉजिटिव दे के एक्स की वैल्यू इसमें पॉजिटिव दे रखी हो, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव दे रखी हो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर भी हो सकता है, फर्स्ट और सेकंड भी हो सकता है, कंप्लीट भी हो सकता है। तो वो क्वेश्चन के अंदर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां से पता चलेगा कि यहाँ पे आर और जो थीटा है उसकी लिमिट कैसे निकालेंगे। ठीक है जी। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन है कि डबल इंटीग्रेशन बताओ रीजन आर के ऊपर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डी ऑफ एक्स डी वाई ये दे रखा है। रीजन जो आपको दे रखा है आर ये है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वेयर, यानी कि जो रीजन है वो आपका है सर्कल कंप्लीट। बाई कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बाकी इसकी रेडियस ए है और कंप्लीट सर्कल है, ये रीजन दे रखा है। ठीक है। इस रीजन के ऊपर हमने इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला इसको कन्वर्ट करोगे तो ये क्या बन जाएगा आर स्क्वेयर। ठीक है। और डी एक्स डी वाई की जगह क्या आ जाएगा आर डी थीटा। अब यहां पे हमें आर और थीटा की लिमिट्स निकालनी है। थीटा तो आपको नजर आ ही रहा है कि कंप्लीट रोटेशन होगी तो 0 से 2 पाई चला जाएगा। आर की लिमिट 0 से स्टार्ट होके मैक्सिमम कितना जा सकता है ए तक जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो सर्कल हमें दे रखा है इसकी रेडियस कितनी है ए है, सॉरी डिस्क के बारे में ये रीजन है लेस देन इक्वल टू दे रखा है। तो इस रीजन के बारे में वो आपको इन्फॉर्म है। तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है मैक्सिमम, तो रेडियस के अंदर कितना चेंज आ रहा है 0 से ए तक का। तो ये हो गया। अब ये एक लिमिट कांस्टेंट है, तो मैंने आपको बताया था कि जब दो वेरिएबल हों और यहाँ पे जो फंक्शन है उनमें आर का फंक्शन अलग से लिखा जाए थीटा का अलग से लिखा जाए तो आप अलग अलग कर सकते हो। तो इस इंटीग्रेशन को मैं 0 से 2 पाई डी थीटा अलग कर दूंगा इनटू 0 से ए आर क्यूब डी आर को अलग कर सकता हूं।
ये तो यहां से 2 पाई आ जाएगा, इनटू में ये करोगे तो ए क्यूब बाय 3, सॉरी ए 4/4 आ जाएगा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा R4/4। अपर लिमिट पुट करोगे तो ए पावर 4/4 -0 आ जाएगा। तो ओवरऑल आंसर आपका क्या आया, π/2 a पावर 4, ये आंसर आ गया। इस तरह से काफी इजी प्रोसेस हो जाता है इस तरह के इंटीग्रेशंस को करने के लिए। अदरवाइज आपको यहाँ भी एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी पड़ती, वैसे भी कर सकते थे, dx dy फॉर्म में भी कर सकते थे। फिर हम कैसे करते, क्योंकि इस कंप्लीट रीजन के अंदर काम करना है, तो पहले हम इतना कर लेते यहां तक। अगर सीधा करते आपको ना करना होता ये, तो आप क्या कहते यहां से करो, इतने पार्ट पे काम कर लो। इतने पार्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे एंगल जो है वो 0 से π/2 जा रहा है, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन अगर y और x में करने हैं तो आप कहोगे 0 यहां से a तक जा रहा है, 0 to a, इसको सिंपल करना हो तो मैं यहां dy है तो dy को ले सकते हो, क्योंकि y और x दोनों ही इस रीजन में देखोगे तो y 0 to a जा रहा है, ये भी 0 to a जा रहा है, बट यहां से एक चीज को आप कांस्टेंट करोगे 0 to a, तो मैंने y को कर लिया, ठीक है। अब y को आपने कांस्टेंट 0 to a कर दिया, तो x देखो कहां से कहां जा रहा है, यहां से ही चल रहा है, यहां तक, इस तक पहुंच पा रहा है। और ये जो है ये क्या है, सर्कल का पार्ट है, x² प्लस y² इज इक्वल टू a²। यहां से x चाहिए तो x² की वैल्यू है a² माइनस y², और x की वैल्यू प्लस माइनस √a² माइनस y²। अब ये जो काम कर रहे हो आप राइट साइड में कर रहे हो, तो x की वैल्यू पॉजिटिव ले लो, तो यहां से x कहां से स्टार्ट हुआ, 0 से, और कहां तक गया a² माइनस y²। अब आप कर सकते हो x² y², ये y की लिमिट मैंने कांस्टेंट रखी थी तो y को हमने बाहर रख लिया। अब इसको आप विद रिस्पेक्ट टू x सोल्व कर लेना, पुट करोगे थोड़ा सा टिपिकल काम आ जाएगा, इसमें अंडर रूट वाली टर्म्स आ जाएंगी, तो कर सकते हो, लेकिन पोलर फॉर्म में ये आपका आसान नजर आ रहा है, ठीक है जी। इसलिए पोलर कन्वर्जन करने से क्वेश्चन काफी हद तक इजी हो जाते हैं, लेकिन वो ध्यान रखना जब x² प्लस y² वाला काम होगा तो ये और भी ज्यादा इजी होंगे, वहीं पे हम ये स्टैंडर्ड मेथड लगाते होते हैं। क्वेश्चन दे रखा 0 to infinity e to the power minus x² प्लस y² d of x d of y। यहां देखते हैं, तो यहां पे भी x² प्लस y² वाला काम तो आ रहा है, लेकिन हमें r और थीटा के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो पहले जो लिमिट दे रखी है x और y की वो देखते हैं। तो यहाँ पे x और y की लिमिट को अगर आप चेक करोगे तो ये बोल रहा है कि x और y दोनों 0 to इन्फिनिटी है, मींस x और y है दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो ये क्वाड्रेंट आएगा आपका 0 से इन्फिनिटी, और इधर y 0 to यहां से स्टार्ट होता है 0 से ये, तो ये पोर्शन आपको नजर आ रहा है, इसमें काम करना है, ठीक है। x और y दोनों 0 to इन्फिनिटी जा रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। रेडियस क्या होगी, अब देखो x और y दोनों क्या है, पॉजिटिव है, तो जब x इन्फिनिटी y इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो इसी को तो हमने क्या लिया था r² मानना होता है यहीं पे, तो ये किसकी तरफ चला जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ। तो यानी कि ये जो सर्कल है, यहां सर्कल बना है, इसकी बाउंड्री इन्फिनिटी की तरफ जा रही है यहां से, ठीक है। तो पोर्शन ये आया, तो इसमें हमें पता चला कि जो r है वो आपका 0 to इन्फिनिटी जाने वाला है ड्यू टू दिस रीजन, ठीक है जी। एंगल आप देख ही सकते हो, दोनों के दोनों x और y पॉजिटिव होने की वजह से आपका क्वाड्रेंट फर्स्ट जो है वो रीजन बनने वाला है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर थीटा की वैल्यू कहां से कहां वेरी करती है, 0 to π/2। इस तरह से रीजन देख के हमें पता चलेगा कि आपका रेडियस की लिमिट क्या है और थीटा की लिमिट क्या है। अब ये इजी हो जाएगा, यहां e टू दी पावर माइनस r² आएगा, और 0 to इन्फिनिटी एंड 0 to π/2,
और यहाँ आर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये मत भूलना, और डी आर डी थीटा हो जाएगा। अब आर और थीटा वाली टर्म्स अलग अलग हो रही हैं, तो इसको मैं कैसे करूंगा, 0 से π/2 डी थीटा को अलग कर लूंगा, इंटू 0 से इन्फिनिटी आर ई टू द पावर माइनस आर स्क्वेयर डी आर। ये दोनों इंटीग्रेशन इजी है, स्टैंडर्ड है, तो ये तो जस्ट क्या आ गया, π/2 ही आ गया। यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ताकि ये जो इंटीग्रेशन अंदर आपको कैसा नजर आएगा, 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस टी डी टी। ये आ गया आपका π/4। यहां इसका इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, ई टू द पावर माइनस टी 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये माइनस ई टू द पावर माइनस टी नीचे डेरिवेटिव करके -1 आएगा, वो बाहर आ गया। इसमें लिमिट पुट करोगे तो -π/4, अपर लिमिट पे 0 आएगा और लोअर लिमिट पुट करोगे तो 1 आ जाएगा, -1। तो ये कितना हो गया, π/4। तो इसका ओवरऑल आंसर क्या आ गया, π/4, ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन है कि आपको 0 टू a 0 टू √a² माइनस x स्क्वेयर और x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर dy dx। तो यहाँ पे नजर आ रहा है कि जो x है, यहाँ x की लिमिट है 0 से a, और जो y की जो लिमिट है वो है 0 से √a² माइनस x स्क्वेयर, ठीक है। तो यहां से इसको अगर आप देखोगे, डायग्राम बनाओगे, तो यहां से y इज इक्वल टू √a² माइनस x स्क्वेयर है, तो y स्क्वेयर प्लस x स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर आएगा। यानी कि ये तो क्या था, सर्कल था a रेडियस का, ठीक है। लेकिन उसमें लिमिट्स कैसे ली गई, तो इस सर्कल को ड्रॉ करोगे तो y की वैल्यू जो है ऊपर वाले में देखो, तो 0 से देखो y, अगर ओवरऑल सर्कल की बात की जाए तो y आपका प्लस माइनस √a² माइनस x स्क्वेयर आता, जिसमें ऊपर वाला पोर्शन है वो प्लस वाला है और जो नीचे है वो आपका माइनस वाला है। लेकिन यहाँ पे आपको जस्ट क्या दिया हुआ है, प्लस वाला। इसका मतलब क्या था, ऊपर जो है अपर हाफ प्लेन में, अपर प्लेन के अंदर काम किया जा रहा था इतने के ऊपर, ठीक है जी, नीचे वाले पोर्शन को उसने छोड़ दिया। तो हमें y की लिमिट से तो पता चल गया कि 0 से लेके यहां तक जा रहा है, ऊपर तक, और ऊपर आपका सर्कल का पार्ट है, ठीक है। दूसरा, x की वैल्यू क्या थी, 0 टू a, तो 0 टू a मतलब x पॉजिटिव था, यानी y की लिमिट से हमें पता चला ये पूरा अपर प्लेन था, और x की लिमिट देखोगे तो x क्या है, पॉजिटिव है, तो आपको पता चला फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, क्योंकि इधर तो x क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ 0 टू a जा रहा है ना, तो पॉजिटिव वाला पोर्शन, तो ये हमारे काम का रीजन जस्ट इतना है यहां से, ठीक है। x और y दोनों की लिमिट को ऑब्जर्व करना है, तो ये रीजन नहीं आएगा। ये y की लिमिट से इतना सिलेक्ट तो हुआ था, बट x की लिमिट भी देखी तो ये लेफ्ट साइड वाला पोर्शन आ गया अपर हाफ प्लेन में भी। इसमें आप इजीली देख ही सकते हो फिर कि जो r है वो आपका 0 से यहीं तक जाने वाला है, रेडियस इसकी क्या थी, a, तो इसको मैं कन्वर्ट करूंगा तो रेडियस तो लिखूंगा 0 टू a, लिमिट क्या आ जाएगी इसकी, 0 टू a रेडियस की, और 0 से थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है तो π/2 तक जाएगा, और अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, आर स्क्वेयर आएगा, क्योंकि x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर को पुट करते हो आर स्क्वेयर। अब एक बात और ध्यान रखना, कई बार x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर को a स्क्वेयर पुट कर देते हैं, ऐसा नहीं करना। शुरू में आपको आर स्क्वेयर लेके लिमिट लगा के सोल्व करना है, और साथ में आर डी थीटा ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से 0 टू a, 0 से π/2, ये r और ये r स्क्वेयर डी थीटा,
और डी थीटा को अलग करोगे तो पाई बाई 2 आ जाएगा आंसर। जब आर स्क्वायर वाले को करोगे तो इंटीग्रेशन में बचा 0 से पाई बाई 2, सॉरी 0 से ए, 0 से ए आर स्क्वायर डी आर, ये पाई बाई 2, आर स्क्वायर का करोगे तो आर क्यूब बाई 3, अपर लिमिट पुट करते ही ए क्यूब बाई 3, तो आंसर क्या आ गया पाई ए क्यूब बाई 6। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। जस्ट पोलर कन्वर्जन से क्वेश्चन हो जाए वैसा नहीं है, आपको कन्वर्ट करने के बाद जो रीजन दिया हुआ है वहां से ऑब्जर्व करना है, एक्स और वाई की लिमिट दे रखी हो तो वहां से ऑब्जर्व करना है कि आर और थीटा की जो लिमिट्स है वो किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। एक बार आर और थीटा की वैल्यूज निकल आई तो ये फिर क्वेश्चन इजी हो जाता है, जैसे हम एक्स वाई में कर रहे थे, क्योंकि ये तो सिर्फ रेक्टेंगुलर रीजन में चला गया, दोनों की दोनों लिमिट्स क्या होगी, कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट लिमिट का हमने फर्स्ट टाइप में देख लिया था कि डबल इंटीग्रेशन को कांस्टेंट लिमिट के साथ रेक्टेंगुलर रीजन के साथ हम कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है जी। तो ये काफी इजी हो जाता है। तो ये आपका पोलर फॉर्म कन्वर्जन था। तो ये हमने डबल इंटीग्रेशन के जितनी भी टाइप्स देखी हैं तो वहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते होते हैं, और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है चेंज ऑफ ऑर्डर वाला, ठीक है। तो आगे हम क्वेश्चन करते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर वाली, ताकि पीछे आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है जी। क्वेश्चन दिया हुआ है 0 to a, y है y to a x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स डी वाई, ये दे रखा है, ठीक है। इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है डायरेक्टली जिस ऑर्डर में दे रखा है, अगर उसमें आप ट्राई करोगे तो आप इस इंटीग्रेशन को सोल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। जो ऊपर x है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, कांस्टेंट मानोगे तो उसमें x और y मिक्सअप से हो जाएंगे दोनों के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो चेंज करना है। तो आपने चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का कंसेप्ट भी लेके आना है। जब ये इंटीग्रेशन है ये आपको समझ में ना आ रहा हो, जैसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप नहीं कर पाओगे, ट्राई भी करोगे आप कि इसको हम क्या मान लेते हैं, कुछ टी मान लेते हैं, ऊपर इसका डेरिवेटिव बना लेंगे, लेकिन उसमें वाई की एंट्री हो रही होगी लॉग के अंदर, और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इस रीजन को समझना है कि ये रीजन दिया क्या हुआ था। तो यहाँ पे x पहले बाहर y है, तो यानी कि y जो था आपका वो 0 to y इज इक्वल टू a तक जा रहा है, और x की जो वैल्यू है वो y से स्टार्ट होके x इज इक्वल टू a तक जा रही है। तो सबसे पहले तो ये सब ड्रॉ करो, y इज इक्वल टू 0, ये जो पोर्शन है ये आपका y इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। और यहां से x इज इक्वल टू y बना लो, ये लाइन क्या है x इज इक्वल टू y। अब जब आप x इज इक्वल टू a लाइन बनाओगे तो वो आपको यहाँ x की वैल्यू पुट करोगे तो y भी a आ जाएगा, तो ये जो पॉइंट आएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये a ऑफ a आएगा, ठीक है। अब आप y इज इक्वल टू a बनाओगे तो वो यहां से निकलेगी लाइन a से इस तरह से, ठीक है। ये आपकी y इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a, सारा काम आपका हो गया। अब यहाँ पे जो बाउंडेड रीजन है वो आपके दो पोर्शन में आ रहे हैं, ये या ये। तो सबसे पहले जब आप ये ड्रॉ कर लोगे तो ये जो लिमिट दी हुई है ओरिजिनल, वहां से आप सिलेक्ट करोगे कि रीजन कौन सा है। तो यहाँ y आपका 0 to a जा रहा था, y आपका 0 to a है, तो इस पोर्शन में आपको नजर आ रहा है, और x आपका y से स्टार्ट होके, x यहां से स्टार्ट हो रहा है y से, ये y वाली लाइन है a, तो ये आपका जो रीजन है, और y 0 to a जा रहा है यहां तक। इस पोर्शन में अगर देखोगे तो जो y की लिमिट है वो a तक गई है मैक्सिमम, और जो x है वो यहां से शुरू होके इधर a तक मैक्सिमम जा रहा है, तो x इज इक्वल टू a है, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, ऑर्डर का चेंज ऑफ इंटीग्रेशन, ऑर्डर चेंज करना है इंटीग्रेशन का, dy आगे आ जाएगी, यानी कि x की जो लिमिट है उसको कांस्टेंट बनाना है। तो इसमें इस पोर्शन में अगर मैं कहूं कि x आपका 0 to x इज इक्वल टू a तक जा रहा है, तो y कहां से जा रहा है, y नीचे से स्टार्ट हो रहा है वेरिएबल फॉर्म में, और ऊपर तक कौन रोक रहा है उसको ऊपर जाने के लिए, ये रोक रहा है,
और ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, तो आपका ये क्या आएगा, y इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे x की लिमिट आपने 0 टू a कर देनी है और y की लिमिट 0 टू x कर देनी है, और x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अब dx था, अब यहां अंदर dy आ जाएगा और बाहर dx चला जाएगा, ये ध्यान रखना। इसको अपनी मर्जी से इंटरचेंज नहीं करना होता, हमें रीजन को देख के वहां से फिर जो कांस्टेंट है उसको वेरिएबल फॉर्म में लेके जाते हैं, वेरिएबल वाले को कांस्टेंट फॉर्म में लेके जाते हैं। वहां से फायदा ये हो जाता है कि जो इंटीग्रेशन दिया है वो सोल्व कर सकते हो। अब जब आप विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो 0 टू a x तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लूंगा, ये जो आएगा 0 टू x, ये आपका dx अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, सॉरी ये dy है, बाहर आपका dy पड़ा है, इतने पोर्शन को मैं अलग से काम करने वाला हूं, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो कि जब विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो x को कांस्टेंट मान लूंगा, तो ये आपको इंटीग्रेशन नजर आने वाला है इस तरह का कि dx a स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड जो इंटीग्रेशन है वो याद होने चाहिए आपको। तो ये a स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर था, ये 1 बाई ए और टेंजेंट इनवर्स x बाई a, ये होता है वेरिएबल फॉर्म में। तो यहाँ वेरिएबल कौन है, y है, और कांस्टेंट ये कौन आ रहा है, x आ रहा है। तो इस इंटीग्रेशन को कैसे करोगे, 0 टू a, बाहर लिमिट रखी हुई है a की, अंदर जब आप सोल्व करोगे तो उसकी लिमिट है 0 टू x और x कांस्टेंट बाहर पड़ा है, तो इसको लिखूंगा 1 बाई ए, 1 बाई ए की जगह कौन है, x है, और टेंजेंट इनवर्स y अपॉन x, क्योंकि y बाई ए की जगह x है, और ये बाहर आ गया d ऑफ x, ठीक है। अब इसमें से ये x बाहर लेके जा सकते हो, कांस्टेंट है, तो ओवरऑल जो बचा आपके पास 0 टू a, यहां ये x बाहर चला गया, इससे रिमूव हो गया, ठीक है, ठीक है। जब आप अपर लिमिट पुट करोगे तो y की जगह रखोगे x बाई एक्स, क्या बन गया, टेंजेंट इनवर्स 1, टेंजेंट इनवर्स 1 मतलब पाई बाई 4। जब आप 0 पुट करोगे तो ये सारा 0 बन गया, तो टेंजेंट 0 0 होता है, यानी कि ये सारा, ये जो x रखा हुआ था और ये रखा हुआ था, x से x कट जाएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करोगे तो यहाँ जस्ट क्या आने वाला है, पाई बाई 4, साथ में dx। इसका तो कांस्टेंट बाहर चला गया, और जो लिमिट इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो वहां से क्या आ जाएगा, a, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। तो इस तरह के क्वेश्चंस काफी आपको देखने को मिलेंगे चेंज ऑफ ऑर्डर वाले। क्वेश्चन है कि डबल इंटीग्रेशन बताओ आर क्यू डी आर डी थीटा, और ये पूछा गया ओवर अपर हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन ऑफ कार्डोइड r इज इक्वल टू a ऑफ 1 प्लस कोस थीटा। लो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपको कार्डोइड के बारे में भी पता होना चाहिए, इसका डायग्राम दिखने में कैसे होता है, सर्कल r इज इक्वल टू a दिया जाता, क्योंकि पैरामीट्रिक फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए कार्डोइड या सर्कल की भी। सर्कल ज्यादातर आपको दिखता है r इज इक्वल टू a टाइप का, ठीक है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाता है, रेडियस ए का सर्कल आर इज इक्वल टू ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। वैसे ही कार्डोइड को समझते हैं कि ये इसमें 4 फॉर्म बनती होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि आर इज इक्वल टू ए 1 प्लस कोस थीटा, तो आपका जो रेडियस है वो वेरी करता है इस तरह से, और थीटा वेरी करेगा इस तरह से, ठीक है। इसको ध्यान रखते हुए इस डायग्राम को बनाया जाए, तो जब थीटा 0 होगा तो एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट आने वाला है रेडियस, तो जब थीटा 0 पुट करोगे
तो cos 0 1 बन जाएगा, तो यानी कि r की वैल्यू 2a हो जाएगी। ठीक है जी। फिर जब आप पाई बाई 2 के पास जाओगे, घूमोगे ऐसे, तो रेडियस यही रहने वाली है सर्कल में। अब इसमें देखते हैं कितना चेंज होता है। किसके थ्रू चेंज हो रहा है? वो इसके थ्रू चेंज हो रहा है। रेडियस के अंदर जो चेंज आ रहा है वो यहीं से हो रहा है, 2a। तो पाई बाई 2 पे a हो गया, यानी कि ये घट गई, यहाँ a आ गया। ठीक है, फिर पाई पे ये -1 बन जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ भी आएगी, रेडियस घट जाएगी। यानी पहले यहाँ से चली, बढ़नी शुरू हुई, बढ़ते बढ़ते यहाँ घट गई। ठीक है, फिर वापस क्या करेगी, पाई बाई 2 के ऊपर फिर a हो जाएगी, दोबारा से बढ़ेगी। जब आप इसकी तरफ पाई से चले तो वापस जाओगे तो इस तरह का आपका डायग्राम आपको यहाँ मिलने वाला है। तो अपर हाफ प्लेन के अंदर आप ध्यान देखोगे तो अपर हाफ प्लेन के अंदर वैसे भी लिमिट लगा सकते थे कि 0 टू पाई बाई 2, सॉरी 0 टू पाई। अपर हाफ प्लेन में काम जो हुआ है वो कहाँ हुआ है, 0 से पाई तक हुआ है। तो यहाँ पहले तो डायग्राम का भी आपको पता होना चाहिए, यानी कि इस पोर्शन की बात कर रहा है वो, तो इस पोर्शन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आर देखो, आर स्टार्ट हो रही है यहाँ से, और किसकी हेल्प से बन रहा है, इसकी हेल्प से। देखो ये चेंज हो रहा है, आर जो है वो इनडायरेक्टली नहीं आ रहा, आर किसकी थ्रू जा रहा है, क्योंकि सर्कल के अंदर आर डायरेक्ट था कि कांस्टेंट फिक्स कर दिया था, लेकिन यहाँ 2a था, फिर घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, ए तक आ गया, चेंज हो रहा है। और ये चेंज किसकी वजह से आ रहा था, आर इस वजह से। तो यहां से हमें ये तो पता चल गया कि आर की जो लिमिट है वो 0 टू a 1 प्लस कोस थीटा तक जा रही है। और आपको अपर हाफ प्लेन में बोला है, सिर्फ ये जरूर देख लेना। तो अपर हाफ प्लेन में जो थीटा है वो 0 टू पाई बाई पाई तक है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आसान हो गया, क्योंकि विदाउट लिमिट क्वेश्चन नहीं होगा। 0 से पाई कांस्टेंट को बाहर रखो, और 0 से a1 प्लस कोस थीटा, इसके अंदर वेरिएबल फॉर्म है, क्योंकि यहाँ r और थीटा डायरेक्टली दिए हुए, तो r और थीटा वेरिएबल है, उसको अंदर रखो। ये लिमिट किसकी थी, r की, तो r क्यूब डी आर को अंदर और डी थीटा को बाहर। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आर वाली टर्म्स अलग है, थीटा वाली टर्म अलग है। तो थीटा वाला तो मैं काम कर देता हूँ, पाई को बाहर निकाल लेता हूँ, अलग कर सोल्व करोगे तो। अब जो बच गया, आर क्यूब का क्या होता है, आर पावर 4/4, और लिमिट जाएगी a इंटू 1 प्लस कोस थीटा। लो जी, नहीं नहीं नहीं, इसको सोल्व मत करना, भी अलग अलग कर दोगे तो फिर ये थीटा में आ जाएगा अगर इंडिपेंडेंट, क्योंकि इसके अंदर थीटा आ रहा है अभी। इसको प्रॉब्लम क्या होगी, इसको अगर मैंने ऐसे सोल्व कर दिया, क्योंकि कोस थीटा ये वेरिएबल फॉर्म में नहीं है, वहां वो जो मेथड करवाया वो अलग अलग वाला वो रेक्टेंगुलर रीजन में था, लेकिन ये रेक्टेंगुलर रीजन नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, पहले अंदर वाले इंटीग्रेशन को सोल्व करूंगा। तो 0 टू पाई एज इट इज रहेगा, अंदर वाले को सोल्व करोगे तो ये आपका r पावर 4/4 आएगा, और उसके अंदर लिमिट डालोगे 0 से a 1 प्लस कोस थीटा डी थीटा। अब देखो होगी ना एंट्री दोबारा थीटा की, रेक्टेंगुलर रीजन में करना है, ये भी ध्यान रखना, कहीं इसमें कर दो फिर तो गलत हो जाएगा। 0 टू पाई 1/4 को मैंने बाहर निकाल लिया, अपर लिमिट पुट करोगे तो a पावर 4 और 1 प्लस कोस थीटा की होल पावर 4 और डी थीटा। लोअर लिमिट तो 0 है, तो 0 पुट करते ही क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा। आर के अंदर 0 पुट कर दोगे, तो यानी यहां से आया a पावर 4/4 और 0 से पाई 1 प्लस कोस थीटा होल पावर 4 थीटा। अब इसको सोल्व करना है, यहाँ पे एंट्री हो चुकी है अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की फॉर्मूले से। अब इसको कैसे सोल्व करना है, तो यहाँ पे अगर 0 से पाई है तो यहाँ तो साइन कोस बना लो, इधर कुछ साइन कोस हो जाता तो वहां से बात बनने वाली है। तो पहले इसको सिंपल में लेके आओ, तो यहाँ पे आपके माइंड में फॉर्मूले भी होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री। जैसे कोस 2 थीटा होता है, उसका फॉर्मूला कोस की फॉर्म में देखा जाए तो वो आपका 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 होता है। यहाँ से 1 प्लस कोस 2 थीटा का जो फॉर्मूला था वो 2 कोस स्क्वायर थीटा था, यानी कि 1 प्लस कोस 2 थीटा एंगल हाफ हो गया। तो यहाँ अगर मैं 1 प्लस कोस थीटा की बात करता हूं तो वो आपका 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा। ठीक है, तो ये a पावर 4/4
और यहाँ आपका 0 से पाई आएगा, और इसको आप 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 उसकी पावर 4 डी थीटा करोगे, तो यहाँ से 16 बाहर आ गया, तो 4 आ गया, 4a पावर 4, क्योंकि 2 पावर 4 करोगे 16, ये बाहर जाएगा, 4 से कट होगा तो 4a स्क्वायर, अंदर इंटीग्रेशन में जो बचेगा वो 0 से पाई कोस की पावर कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, थीटा बाई 2 डी थीटा। ठीक है, अब यहां से इसको बीटा फंक्शन के साथ जोड़ना है, तो वहां तो 0 टू पाई बाई 2 चाहिए और यहाँ थीटा चाहिए, सिंपल बाई 2 या लीनियर इस तरह से फॉर्म में नहीं चाहिए, ना स्क्वायर होना चाहिए ना 2 टाइम होना चाहिए, तो मैं थीटा बाई 2 को क्या पुट कर देता हूं, टी। अगर मैं थीटा बाई 2 को टी पुट करूंगा तो जब थीटा 0 है तो टी भी 0, थीटा पाई है तो टी क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, यानी अपना काम चल रहा है 0 से पाई बाई 2, तो लिमिट तो हमें आ गई उस फॉर्म की, और यहाँ कोस की पावर 8 टी भी आ गया, और साथ में डी थीटा की जगह क्या लिखोगे, डी थीटा इधर आएगा तो 2 डी टी आ जाएगा, तो ये हो गया 2 टाइम, उसको मैंने बाहर निकाल दिया तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर 8a पावर 4 डी टी। लो जी, अब ये देखने में उसी शक्ल में नजर आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, एक बार मैं थोड़ा सा लिख देता हूं कि बीटा एम एन की जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म थी वो ये थी, साइन 2m माइनस 1 थीटा कोस 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। तो वहां पे देखोगे तो m माइनस 1 तो आपका 0 है क्योंकि साइन प्रेजेंट नहीं है उधर, और n माइनस 1 आपका 8 है, ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आएगी, 9/2, तो यानी वहां जो है ये तो और कुछ नहीं, बीटा m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू हाफ आएगी क्योंकि 2m माइनस 1 0 के बराबर है, और n की वैल्यू 9/2 आएगी, और नीचे लिखोगे 2, तो 4a पावर 4 बीटा हाफ 9/2, इसको आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे देख सकते हो कि कहीं भी किसी भी इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए हमारे माइंड में अगर बीटा फंक्शन या गामा फंक्शन प्रेजेंट रहेगा तो इंटीग्रेशन सोल्व हो जाता है, थोड़ा सा लेंथी बनता है लेकिन सोल्व जरूर होता है। अब कोस की पावर 8 का हमें ना फॉर्मूला पता ना कोई, तो सीधी सी बात है यहाँ इंटरलिंक तो किसके साथ करना पड़ेगा, बीटा के साथ। अब मैं आपको बीटा ऑफ हाफ और 9/2 इसका बीटा निकालना सीखते हैं, तो इसको गामा फंक्शन में ले जाओ, गामा ऑफ हाफ गामा ऑफ 9/2 डिवाइड बाई गामा किसका आएगा, दोनों को जोड़ दोगे तो 5 बन जाएगा, 9 + 1 10/2 आ जाएगा 5, तो यहां से गामा ऑफ हाफ तो कितना होता है, √π। इसी तरह से गामा ऑफ 9/2 को लेके जाओगे तो गामा ऑफ 9/2 को लिखोगे 7/2, 7/2 उसका गामा, फिर आप लिखोगे 5/2 उसका गामा, फिर आप लिखोगे 3/2 उसका गामा, फिर हाफ और हाफ का गामा, ऐसे चलता जाएगा। तो यहां से ये आपका 105 √π डिवाइड बाय 16 बन जाएगा, 4 पावर हो जाएंगे, तो ये हाफ गामा हाफ की वैल्यू √π लिखी, इसकी वैल्यू लिख दी मैंने 105 √π और डिवाइड बाय 16, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू लिख दी, ठीक है, डिवाइड बाय 5 गामा का आंसर आएगा 4 फैक्टोरियल, तो ये बन गया आपका 105 पाई बाय 16 इंटू 4 फैक्टोरियल होता है 24, ठीक है। अब इसको 3 से काटोगे तो 3 5 8, तो कुछ ऐसा आ गया 35 पाई बाय 128। अब ये कटता है तो काट लो, ये आंसर आ जाएगा सोल्व करके, ठीक है जी। तो कैलकुलेशन अगर सही रही होगी तो आंसर आपका सही आया होगा, मेथड यही है सेम। तो कैलकुलेशन का भी बड़ा ध्यान रखना है कि किसी भी इंटीग्रेशन के अंदर जरूरी नहीं कि आपको देखने में से वो जी लग रहा है कि लिमिट आ गई काम हो गया, बट लिमिट लगाने के बाद भी आपको जरूरत पड़ सकती है बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन की, ठीक है जी।
तो डबल इंटीग्रेशन है उसके अंदर भी बीटा गामा फंक्शन यूज हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि जस्ट सिंगल इंटीग्रेशन के अंदर ही आप बीटा उस फॉर्म में लेके आके चेक करोगे, तो वो फॉर्म आपको डबल इंटीग्रेशन सोल्व करते टाइम या ट्रिपल इंटीग्रेशन सोल्व करते टाइम भी यूज हो सकती है। ठीक है, ठीक है जी। दूसरा डबल इंटीग्रेशन का जो यूज होता है ना, वो एरिया बाउंड्री रीजन का निकालने के लिए भी यूज कर लेते हैं। ये आप 6 टाइप रख सकते हो इसमें, कि हमने जितनी भी टाइप्स की इसमें एक टाइप और बची है। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ था, क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर एंड y इज इक्वल टू x। तो जब भी किसी रीजन का एरिया निकालने के लिए बोलेगा, देखो डबल इंटीग्रेशन में दो तरह के, एक दो इंटीग्रेशन देके कुछ साथ में फंक्शन ऑफ एक्स वाई मल्टीप्लाई करके dx dy बोलेगा, लेकिन डायरेक्टली आपसे एरिया की बात की जाए तो वो आपसे यही पूछ रहा है। एरिया को डबल इंटीग्रेशन में मैंने लिखना सिखाया था इस तरह से, और वहां dA क्या होता है dx dy। तो ये ऑर्डर आपकी मर्जी है, जैसे ऑर्डर लिखोगे वैसे ही आपने लिमिट भी लिखनी है। तो आपको ये फाइंड आउट करना था, और ये फाइंड आउट हम तभी कर सकते हैं जब आपको x और y की लिमिट पता हो। और x और y की लिमिट बताने के लिए ये जो बोल रहा है कि रीजन कौन सा है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस, तो इसको बनाना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पे मैंने कल आपको पैराबोला के बारे में बताया था, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है। अब यहाँ y नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि राइट साइड जो पॉजिटिव है, तो ये भी ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव, यानी इसका ग्राफ ऊपर की तरफ जाने वाला है। और जो a है वो, अगर मैं इसको कंपैरिजन करूं, y एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay, इस तरह का ही है। तो a तो पॉजिटिव है, माइनस लगा नहीं हुआ, a पॉजिटिव रहना है तो प्लस है, ऊपर की तरफ बनेगा। तो आपका पहला ग्राफ जो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, वो तो ये रहेगा। ठीक है जी। फिर दूसरा ग्राफ क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, ये तो हमें पता ही है, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है जिसका स्लोप 1 है। ठीक है, अब ये लाइन ड्रॉ करने से पहले हमें देख लेना ये कट कहाँ करेंगे, ये जो दो कर्व है, तो उसमें दोनों को एक्स स्क्वायर, क्योंकि पॉइंट सेम हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, जो वाई इसने लिया होगा वही ये लेगा, तो दोनों को सेम कर दो। यहां से सोल्व करोगे तो एक्स एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 1 पे आपस में इंटरसेक्ट करने वाले हैं। तो एक्स इज इक्वल टू 0 यहाँ कहीं होगा और एक्स इज इक्वल टू 1 यहाँ कहीं होगा। तो ड्रॉ करोगे लाइन एक्स इज इक्वल टू 1 वाली। ठीक है, तो अब यहां से आप इंटरसेक्ट करा सकते हो। ये जो लाइन निकलेगी वो यहां से स्टार्ट होगी और यहां थोड़ा सा डायग्राम लाइन टेढ़ी होगी। ये तो इसने बोला था जो रीजन है वो ये वाला है, ये बोला था कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स। तो दोनों कर्व मैंने ड्रॉ कर लिए, इन दोनों के बीच में तो एरिया क्या बाउंड हो रहा है, यही हो रहा है। अब हमें ये रीजन पता चल गया, तो इस रीजन के अंदर इसको हम वर्टिकल स्ट्रिप से कवर करें या फिर हॉरिजॉन्टल से, वो डिपेंड करेगा। तो मैं आपको दोनों तरह से करके दिखा देता हूं कि आप इस पोर्शन के अंदर ध्यान से देखोगे तो जो x है वो आपका 0 से लेके 1 तक गया वो पूरे रीजन के अंदर। ठीक है, और y जो है वो स्टार्ट यहां से कर रहा है, वर्टिकल होता है। y की लिमिट कौन बता रहा है, वर्टिकली। कि वर्टिकली आप जब एक लाइन ड्रॉ करोगे तो वो इंटर कहां से हो रही है, कहां से बाहर निकल रही है। अगर मैं वर्टिकल लाइन की बात करूं यहां से, तो इस रीजन के अंदर देखोगे तो जो नीचे वर्टिकल लाइन है वो नीचे इस कर्व को टच करेगी, वो क्या है एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब ये ऊपर देखोगे इसको, तो ये जो कट कर रही है वो किस कर्व को कर रही है, वाई इज इक्वल टू एक्स को। तो लोअर लिमिट है आपकी जब ये लाइन है इंटर करी, और अपर लिमिट जो है वो आउट कर गई, बाहर निकल गई। ठीक है, तो y की लिमिट क्या है, एक्स स्क्वायर से x। अब dy को फिर अंदर रखना है, क्योंकि वेरिएबल लिमिट्स को अंदर रखना होता है, इंटरनली सोल्व करते होते हैं, ऐसे कर लो। या फिर अब मैं इस रीजन को ही y को मान लूं कि 0 से 1 जा रहा है, y आपका 0 से 1 जा रहा है। अगर x को वेरिएबल फॉर्म में कर रहे हो तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो इस रीजन के अंदर। जब आप इसको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो इंटर करते हुए कौन आ रहा है, पहले ये कर्व आ रहा है इंटर करते हुए, जो क्या है x है। ठीक है, और आउट जब बाहर जा रहा है इस रीजन से, तो किस रीजन से बाहर जा रहा है, किस कर्व से बाहर जा रहा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से। और अंदर अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, सॉरी x की बात कर रहे हो तो y में थोड़ी आएगा,
ये जो कर्व है वो आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है, और ये जो कर्व है y इज इक्वल टू एक्स है। तो यहां से x की वैल्यू, अब देखो ये लेफ्ट साइड से गया तो x की वैल्यू y से शुरू होगी, यहां से x की वैल्यू क्या है, √2y है, और y आपका 0 से 1 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो पॉजिटिव पोर्शन ही आपको लेना पड़ेगा, √2y। ये इस तरह से दोनों तरह से सोल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले इसमें भी ध्यान रखना कि जब आपको बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना हो तो वहां भी डबल इंटीग्रेशन को हमने यूज कैसे करना है, तो ये इंपॉर्टेंट जो काम है वो लिमिट डिसाइड करना ही है, ठीक है। तो यहां से इसको सोल्व करना इजी है, 0 से 1 dy का y हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डी ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स स्क्वेयर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, तो ये अपर लिमिट पुट की 1/2 1/3 1/6 आंसर आ गया, क्योंकि लोअर लिमिट से तो ये 0 बन जाएगा। चाहे आप यहां से भी सोल्व कर लेना साथ में प्रैक्टिस हो जाएगी कि वेरिएबल लिमिट आई तो हम सोल्व कैसे करते होते हैं। ऑर्डर का मैटर बड़ा है इसमें, ध्यान रखना। यहाँ पे मैंने y को पहले रखा क्योंकि वेरिएबल लिमिट y की थी, यहाँ पे मैंने x को वेरिएबल अंदर रखा क्योंकि x की वेरिएबल फॉर्म में लिमिट थी, ठीक है। तो ये जो बाउंडेड रीजन वाले क्वेश्चंस हैं इनमें आपको थोड़ा सा कर्व्स का जो बेसिक डायग्राम है, बेसिक कर्व्स होते हैं जैसे पैराबोला, हाइपर, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, इलिप्स, इनके डायग्राम बनाने आने चाहिए, ठीक है जी। तो कुछ टिपिकल होगा वो बीच में मैं डिस्कस करता रहूंगा। फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन भी ऐसे भी इजी भी है लेकिन थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय दिस। पहले तो ये रीजन आपको पता करना होगा, एरिया निकालना है वो तो इजी सा है, वो तो हम डबल इंटीग्रेशन के थ्रू निकाल भी सकते हैं, dx dy। सिंपल के इंटीग्रेशन के भी अराउंड निकाल सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हम डबल इंटीग्रेशन का काम कर रहे हैं तो एप्लीकेशन देख सकते हैं, ऐसे भी आ सकता है क्योंकि वो इजी हो जाता है। तो सबसे पहले इसको ड्रॉ करो, चलिए जी। तो यहां x इज इक्वल टू 0, ये लाइन x इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू 0, ये लाइन आपकी y इज इक्वल टू 0 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये इंटरसेप्ट फॉर्म दे रखी है स्ट्रेट लाइन की, तो x बाय ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, और ये नीचे इंटरसेप्ट होते हैं, यानी कि जो लाइन आएगी वो x को कहां कट करेगी, 1 के ऊपर, y को भी कहां कट करेगी 1 के ऊपर। तो ये आपकी लाइन जो है ये है। अब आप देख सकते हो ये तीन जो कर्व थे, एक ये और एक ये, इन्होंने कौन से रीजन को बाउंड किया हुआ है, ये लो जी। तो आपको ये ट्रायंगल नजर आ रही है, तो ये जो लेंथ है वो कितनी है, 1, ये जो लेंथ है कितनी है, 1, और हाइट की बात करूं, परपेंडिकुलर हाइट की बात करूं तो वो कितनी है, 1 ही है। तो ये तो ट्रायंगल नजर आ रही थी, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, तो परपेंडिकुलर हाइट कितनी है, बेस कितना है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1/2, ठीक है। एरिया की बात कर रही थी, एरिया बनाना आता है तो ऐसे भी कर सकते हो। यहां से कैसे करते, तुम्हारी मर्जी है, आप x को देखो 0 to 1 में, तो y कहां से जाएगा, इधर से स्टार्ट होके 0 से लेके इधर जा रहा है, y 0 से शुरू हुआ है और ऊपर कहां तक जा रहा है, ऊपर ये कर्व उसको रोक रहा है, ये क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, यानी कि यहां से y की वैल्यू क्या है, 1 माइनस एक्स, तो y 0 से 1 माइनस एक्स, और अंदर dy रखना है फिर dx रखना है। या फिर इसी को अगर आपने इस रीजन में y की लिमिट को 0 to 1 रखना है तो x की लिमिट को वेरिएबल फॉर्म में करना पड़ेगा, वो क्या आ जाएगा, x 0 से स्टार्ट हो रहा है, आगे कौन रोक रहा है उसको, यहां से x की वैल्यू निकाल लो, 1 माइनस वाई, अंदर dx dy, ठीक है। और सिंपल अगर मैं सिंगल इंटीग्रेशन से करूं तो यहां से तुम क्या कहोगे, कर्व जो है y रेक्टेंगल से जोड़ोगे तो इसको, तो ये क्या आएगा, 0 से 1 चला जाएगा, और कर्व क्या है 1 माइनस एक्स dx
और dx आपका क्या जा रहा है, 0 से 1 में जा रहा है। ऐसे भी कर सकते हो, आएगा यहीं पहुंचोगे, पहुंचना तुम लोगों ने यही है। सिंगल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन, तो इसमें हम वर्टिकल स्ट्रिप या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप अकेला है उससे एरिया को तोड़ते हैं, और इस रीजन में हम छोटे से पोर्शन को बाय बॉक्स तोड़ते हैं, स्मॉल बॉक्स, ठीक है, उसके एरिया ऐड करते होते हैं। यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन, सिंगल इंटीग्रेशन या लिमिट कैसे लेते हैं वो सारा काम हमने सीखा, ठीक है जी। तो जो डबल इंटीग्रेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉलिटेक्निकल लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक आपका वॉल्यूम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया हुआ था, तो सबसे पहले मैंने जो एप्लीकेशन आपको बताई थी डबल इंटीग्रेशन शुरू करने से पहले कि डबल इंटीग्रेशन का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो उसमें एक ऑप्शन था कि अगर आपको अंडर द सरफेस वॉल्यूम निकालना हो, आपको कोई सरफेस दिया जाएगा z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, उसके अंडर आपको वॉल्यूम निकालना हो तो भी आप डबल इंटीग्रेशन का यूज कर सकते हो। जैसे वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन बाउंडेड बाय कोऑर्डिनेट प्लेन्स एंड x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये प्लेन का काम आ रहा है, प्लेन क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन्स क्या होते हैं, तो ये आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर सारा काम है। तो बच्चों की डिमांड पे पहले मैंने इंटीग्रल इक्वेशन कैलकुलस स्टार्ट किया था, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज हो रहा है, क्योंकि जो इंटीग्रेशन है वो विदाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप ऑब्जर्व करे किए बिना नहीं कर सकते। सिंगल इंटीग्रेशन हो, चलो लिमिट्स की बात है, वो कहानी अलग है, बट अगर लिमिट आपको निकालनी हो फिर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आनी चाहिए, ठीक है। तो वहां पे मैं करवाऊंगा, ये ध्यान रखना, ये चीजें आसान हो जाएंगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद। तो इंटीग्रल कैलकुलस में डायरेक्ट फॉर्मूला तो चलता ही चलता है, लेकिन ऑब्जर्वेशन के बिना ये काम नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहां से देखा जाए जो कोऑर्डिनेट प्लेन की डिमांड कर रहा है, तो कोऑर्डिनेट प्लेन्स तो ये ध्यान रखना कि 3 प्लेन होते हैं। यहां अगर मैं इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस और इसको जेड एक्सिस से नोटेट करता हूं, तो जो जेड वाई प्लेन है इसमें आपका एक्स 0 होता है, ये जो एक्स वाई प्लेन है इसमें आपका जेड 0 होता है, और इसमें आपका ये जो एक्स जेड प्लेन है ये आपका एक्स वाई इज इक्वल टू 0 होता है। तो जिस तरह से x या y की, x की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू रियल के अंदर आपको कांस्टेंट की तरह ट्रीट होती है, 3D के अंदर x इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, ये क्या होते हैं, प्लेन होते हैं, पूरा प्लेन पोर्शन है, इस तरह से जा रहा है, ठीक है। अगर पॉइंट 3D के अंदर था उसको मैंने नीचे गिरा दिया, प्रोजेक्ट कर लिया, तो नीचे वाला जो प्लेन है वो क्या है, एक्स वाई है, तो उसके ऊपर जेड हमेशा 0 है। जिस तरह से हम बोलते हैं वाई एक्सिस को हम कैसे देखते हैं, जो वाई एक्सिस है यहां से आप एक्स वाई के अंदर बात करते हो तो वाई इसको बोलते हो आप एक्स एक्सिस, लेकिन इसको रिप्रेजेंट किया जाता है वाई इज इक्वल टू 0। मतलब कि अगर आप इससे दूर जा रहे हो तो वाई कुछ बढ़ता रहता है ना, लेकिन इसको प्रोजेक्ट कर दो इसके ऊपर, यानी इस डिस्टेंस को 0 कर दो, जब ये डिस्टेंस 0 हो गया तो इस लाइन के ऊपर चल पाओगे आप। तो सेम स्ट्रक्चर वो है, 3D के अंदर भी चीजों को प्रोजेक्ट किया जाता है 2D के अंदर, वैसे ही यहां पे भी 2D से 1D के अंदर तो वहां y इज इक्वल टू 0 आपने देखा होगा, तो यहाँ 2D के अंदर y इज इक्वल टू 0 एक लाइन रिप्रेजेंट करती है, 3D के अंदर x इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, ये प्लेन रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे इनको क्या बोला जाता था, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये y एक्सिस था, ये x एक्सिस था, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला जाता था इनको। यहाँ पे ये जो प्लेन है इनको कोऑर्डिनेट प्लेन्स बोला जाता है, ये ध्यान रखना बस, ठीक है जी। तो ये कंसेप्ट था कि कोऑर्डिनेट प्लेन्स क्या होते हैं, तो हमने रिलेट किया 2D से। और ये जो प्लेन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, तो ये आप जब प्लेन कंसेप्ट करूंगा वहां से आपको ये समझ में आएगा। तो डायग्राम जो इसका बनने वाला है वो इस तरह से, इंटरसेप्ट जो है ये आप सोच सकते हो, क्यों, क्योंकि ये सरफेस ऊपर की तरफ उठा हुआ है ऐसे टेट्राहेड्रॉन की तरह, इस तरह से जा रहा है। मतलब वहां आप कॉर्नर देखोगे, रूम का कॉर्नर,
वहां से एक लाइन सीधी जो तुम्हारा फर्श है उसके ऊपर गिराना, तो जो नजर आएगा तुम्हें उधर वाले क्वेश्चन से, एक्स एक्सिस वाले से, वाई एक्सिस वाले से, वहां से थोड़ा सा तुम डायग्रामेटिकली इसको देख सकते हो। तो हमने देखा था ये सरफेस है कौन सा, ये जो बाहर नजर आ रहा है, इसको थोड़ा सा इमेजिन करोगे तो इसको बाहर वाला पोर्शन समझोगे ऐसे, जैसे हमने अपना साइंस के अंदर देखते होते हैं प्रिज्म, उस तरह का स्ट्रक्चर रखेगा ये। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था कि जो आपको एक्स वाई जेड दे रखा है, जेड फंक्शन दे रखा है एक्स वाई की फॉर्म में, डी एक्स और डी वाई कर लो, ठीक है। तो प्लेन के अंदर आप यहां से देख सकते हो, इधर मैंने ये जो पॉइंट आएगा इस पे आपके जेड और वाई दोनों जीरो होते हैं, तो ये पॉइंट है 1 0 0। ये इसमें एक्स और जेड दोनों होते हैं तो ये 0 1 0, इसमें एक्स और वाई 0 0 होते हैं तो 0 0 1, ये पॉइंट बन गया। अब यहां से आप देख सकते हो कि वैल्यूज कहां से कहां जाएंगी। तो यहां से सबसे पहले इस एफ एक्स वाई जो सरफेस है इसको बताओ क्या है। ये सरफेस है, यहां से जेड की वैल्यू निकालो, 1 माइनस एक्स माइनस वाई और डी एक्स डी वाई, ठीक है। अब आपको dx और dy की लिमिट निकालनी है, तो मैं 2t के अंदर काम कर सकता हूं, क्योंकि यहां से तो हमें z की वैल्यू तो लिख ली, अब सारा काम x y में हो रहा है। तो आप इसको 2t में लेके जाओ, जब आप इसको 2t के अंदर लेके जाओगे तो ये आपको नजर आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, और ये लाइनें तो लगी हुई हैं वहां, मतलब ये पोर्शन तो आएगा ही आएगा इधर, क्योंकि आपने इसको इसकी इमेज नीचे लोगे तो आपका जो पोर्शन बनने वाला वो इस तरह का दिखेगा, ये स्ट्रक्चर, ये वाला, ये ध्यान रखना। इसको नीचे आप प्रोजेक्ट करोगे तो यहां पे ये दिखने वाला है, चाहे इधर कर लेना चाहे इधर कर लेना, मैं इधर कर रहा हूं, ये आपको नीचे से ऐसे नजर आएगा। इसी को ऐसे कॉर्नर बना के यहां से पकड़ा, इधर कॉर्नर बना के निकाला हुआ है, उसको वापस करोगे प्रोजेक्ट तो इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा। यहां से तुम्हें नजर आ ही रहा है कि अगर मैं एक्स देखूंगा तो ये जो पॉइंट आपको नजर आएगा ये 0 1 होगा और ये 1 0 होगा, ठीक है। 2D के अंदर आप ये प्रोजेक्ट करोगे तो ये इसको भूलना नहीं है, ये तो दिखेंगे आपको 0, लेकिन वो 0 ओरिजिनल मान के वहां से लिमिट लेने सिखा रहा हूं आपको मैं, ठीक है जी। तो यहाँ y की वैल्यू इधर देखो, y की वैल्यू यहां से स्टार्ट हो गई इस कर्व तक जा रही है, और ये कर्व क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 1, यहां से y की वैल्यू क्या आ गई 0 से 1 माइनस एक्स, तो इसको dy कर देना, बाहर dx कर देना, और x की वैल्यू कहां से जा रही है 0 से 1 तक, ये हो गया। तो इस तरह से विदाउट ऑब्जर्वेशन आप लिमिट डिसाइड नहीं कर पाओगे। कई बार क्वेश्चन इजी होता है बट हमें डायग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती, लिमिट नहीं निकाल पाते, उस वजह से काफी हार्ड हो जाता है। अब तो ये आसान ही है, अब तो आपने इसमें कुछ नहीं करना, 0 से 1 इसका विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो y माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वेयर बाय 2, 0 से 1 माइनस एक्स डी एक्स, ये 0 से 1, तो अपर लिमिट पुट करो, y की जगह क्या रखोगे 1 माइनस एक्स, एक्स 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाय 2, ठीक है जी। इसको सोल्व ही कर लो, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 2, वो माइनस आएगा वो प्लस हो जाएगा, प्लस का एक्स, क्योंकि 2x आएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो प्लस बन जाएगा ये, ठीक है जी। अब अंदर कुछ कट कुट रहा हो तो काटो, x से x कैंसिल, dx है तो इसमें टर्म्स आपको बचती हुई नजर जो आने वाली हैं, 1 माइनस हाफ तो हाफ हो जाएगा, ये माइनस एक्स है ये ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर हाफ ये माइनस में है तो यहाँ आधा बच गया एक्स स्क्वेयर बाई 2, अब ये dx कर दो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया 1 बाई 2x माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 6, 0 से 1, तो 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 6, तो ये कट गया, इसका ओवरऑल आंसर क्या आ गया 1 बाई 6, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना है, इस तरह से हमें डबल इंटीग्रेशन का जो है यूज हम वॉल्यूम निकालने में भी कर सकते हैं, ठीक है।
अब एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, काफी बार पूछा हुआ है, आपको वो याद ही रखना है। सोल्व कैसे करना है वो एक तो मैं करवा चुका हूं, लेकिन दो वैल्यूज आपको मैं लिखवा देता हूं, वो आपने याद रखनी है। कई बार डायरेक्टली यूज भी हो जाती है, डायरेक्टली पूछ भी ली जाती है। वो आपका गामा फंक्शन वाले में छूट गया था, ठीक है। तो मैंने 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स स्क्र dx ये तो करवाया था विद द हेल्प ऑफ गामा, और इसका आंसर भी मैं बता देता हूँ, रूट पाई बाई 2 आया था। लेकिन कई बार माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्र पूछ लिया जाता है, वो आपका क्या होता है, रूट पाई। थोड़ा सा आइडिया दे सकता हूँ इसके बारे में, ये मैंने करवाया हुआ, आप इसको देख सकते हो। यहाँ आपने कुछ नहीं करना, एक्स स्क्र को टी पुट करना है और 2x dx dt करके dx की वैल्यू है वो dt बाय 2x है, x की जगह रूट टी पुट कर देना यहाँ से, और x आपका पॉजिटिव था तो मैंने x को रूट टी लिया है, प्लस वाला, माइनस वाला नहीं लिखा, ठीक है। ये भी आपने ऑब्जर्व करते हुए चलना है कि माइनस वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू थी 0 से इन्फिनिटी। सेम काम यहाँ भी करोगे, यहाँ आप क्या कहोगे, एक्स स्क्र को टी पुट करोगे और 2x dx dt यहाँ भी आएगा, और dx की जगह आपका dt बाय 2 रूट टी भी आएगा, ठीक है। लेकिन यहां इसको दो पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा आपको, माइनस इन्फिनिटी टू 0 e टू द पावर माइनस एक्स स्क्र dx प्लस 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स स्क्र dx। तो ये तो काम मैंने कर लिया, ये जो इंफॉर्मेशन करवा रहा हूं मैं, ये जो है वो इस पोर्शन के लिए है, माइनस इन्फिनिटी टू 0 e टू द पावर माइनस एक्स स्क्र dx। यहाँ पे टी पुट करोगे, अब देखो जब आप x को इन्फिनिटी डालोगे तो t क्या आएगा, प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है, 0 पे तो ये 0 रहने वाला है, और यहाँ पे e टू द पावर माइनस टी और dt के साथ क्या आएगा, 2 रूट टी, 2 रूट टी, यही आएगा, और तो कोई गड़बड़ नहीं हुई, हाँ ठीक है। तो ये आपका माइनस लग के 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस टी और t की पावर क्या आ गया, माइनस हाफ dt। कुछ गड़बड़ हुई क्या, माइनस इन्फिनिटी टू 0 जा रहे थे, हाँ चीज नोट करने वाली है। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती कि ये जो काम आपने इधर किया है वो मैंने पुट किया था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, बाकी सारा सही है। अब आप यहाँ देखो कि जो x की वैल्यू निकालोगे वो प्लस माइनस रूट टी है। अब यहाँ क्वेश्चन ये कि प्लस वाला आएगा माइनस वाला आएगा, क्योंकि जो x है वो आपका माइनस इन्फिनिटी टू 0 जा रहा है, नेगेटिव है, तो आपको x की वैल्यू माइनस रूट टी लेनी पड़ेगी, जो मैंने यहाँ गलती की। ये माइनस आया, इसके साथ माइनस चल रहा था पहले, जो रूट टी था, यहां से x की वैल्यू क्या लिखोगे, माइनस रूट टी। ये ऑब्जर्व कर लिया तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं। अब यहां से ये माइनस पहले ही पड़ा था, एक लिमिट चेंज करने से माइनस आया, प्लस हो गया, और ये तो कुछ नहीं, गामा हाफ ही तो है, और साथ में ये 2 तो भूल गया मैं, गामा हाफ बाई 2 है, और ये जो पोर्शन था ये भी तो क्या था, गामा हाफ बाई 2 ही था, यानी कि रूट पाई बाई 2। यानी कि ये भी ध्यान रखना है कि माइनस इन्फिनिटी टू 0 e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx पूछे, ये भी आपका रूट बाई 2 आता है, और 0 से इन्फिनिटी पूछे वो भी आपका रूट पाई बाई 2 आता है, बट इकट्ठा पूछ ले माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये आपका रूट पाई आता है, ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है जी। कई बार पूछा जा सकता है ये, तो आपको ये वैल्यू याद ही होनी चाहिए, इतना कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। वैसे आप कर भी सकते हो, एक बार आपने इसको करके भी देख लेना है, बाकी ये तीनों की तीनों वैल्यूज याद रखनी है, माइनस इन्फिनिटी टू 0 भी, 0 टू इन्फिनिटी भी, रूट पाई बाई 2 है, दोनों को इकट्ठा पूछ लिया मिला के तो वो दोनों जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे इस पोर्शन में, देखो तो वो रूट पाई बन जाता है, रूट पाई बाई 2 प्लस रूट पाई बाई 2 क्या बन गया, रूट पाई। तो ये हमारा डबल इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से पूछे जा सकते हैं कंप्लीट हुआ। आप इसके ऊपर
क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। अगर कोई डाउट आता है तो मैंने आपको नंबर दे रखा है, वहां आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ट्रिपल इंटीग्रेशन कि ट्रिपल इंटीग्रेशन, जैसे डबल इंटीग्रेशन के अंदर टाइप्स थी, तो यहाँ पे आपको टाइप्स के थ्रू ही चलना चाहिए, वैसे रेंडमली करने का कोई बेनिफिट नहीं होता। तो ट्रिपल इंटीग्रेशन की मैं आपको टाइप्स ही कराऊंगा कि इस तरह से ट्रिपल इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आए वही करने का बेनिफिट होता है, अदरवाइज आप वैसे ही टाइम खराब हो गए। ठीक है जी, तो ध्यान रखना। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिपल इंटीग्रेशन के साथ मिलते हैं विद इट्स टाइप। थैंक यू।